नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज पुनः एक नए बिंदु पर चर्चा करने के लिए आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में जो ये समय चल रहा है, ये बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय चल रहा है, और जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हमें उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। तो हम किस प्रकार अपने पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खेत तैयार करने से भी पहले अपने पोषक तत्वों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार अपने पोषक तत्व उसमें पूर्ति करनी है। दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है कि हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा शब्द आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। संतुलित का मतलब है कि जितनी फसल को आवश्यकता है उतने ही पोषक तत्व हम अपनी जमीन को दें, अपने पौधों को दें, वो जमीन को दें जिससे वो पौधों को दे सके। और दूसरा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम अपने मृदा का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए इस प्रकार से पोषक तत्वों को दें कि पौधे की हमारी जो उत्पादन क्षमताएं हैं वो भी हमें मैक्सिमम अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त हो, प्लस हमारी जमीन का स्वास्थ्य भी बना रहे। हम केवल एक बिंदु को आधार ना मान लें कि केवल हम रासायनिक उर्वरकों पर ही आश्रित हैं या आधारित हैं। हम इंटीग्रेटेड थोड़ा सा हम अन्य जैविक उर्वरकों का भी उसमें हम प्रयोग करें, तब हम उसे कह सकते हैं कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर कार्य कर रहे हैं, या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने अपनी फसलों के लिए या अपने गन्ने के लिए किया है। जो बसंतकालीन गन्ना है, इसके लिए हमें किस प्रकार के पोषक तत्वों की, कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अपनी जमीन में एक वास्तविक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं या संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला सिद्धांत है कि आपको अपनी जमीन का मृदा परीक्षण कराना चाहिए, सोयल टेस्टिंग करानी चाहिए। यदि आपने भूमि के सैंपल मृदा जांच कराई है तो आपको 100% वास्तविक आकलन होगा कि आपकी जो फसल, आपको गन्ने की फसल लेनी है, उसके लिए इतने पोषक तत्वों की आपको उसको आवश्यकता पड़ेगी, इतने पोषक तत्व आपको उसमें लगाने हैं। लेकिन यदि आपने पोषक मृदा परीक्षण नहीं कराया है तो हम कुछ स्टैंडर्ड मानते हैं कि जो हमारी फसल जमीन से पोषक तत्वों को उठाती है तो वह कितने पोषक तत्व उठाती है, जिसके लिए हमें कितने उर्वरक उसमें हमें डालने हैं, कितने पोषक तत्व हमें उसमें देने हैं, जिससे हमारी फसल का मैक्सिमम उत्पादन हम ले सकें, अधिकतम उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। मृदा परीक्षण के साथ साथ एक और मुख्य बिंदु आता है पोषक तत्वों का। जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यहाँ पर शब्द हमने इस्तेमाल किया है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, इसमें केवल जमीन की उपजाऊ क्षमता ही नहीं, उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण बिंदु और कार्य करते हैं। जिसका सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको अपनी जमीन का पीएच अवश्य पता होना चाहिए कि आपके जमीन का पीएच कितना है। सबसे अच्छा पीएच है कि यदि आपकी जमीन का पीएच 6.5 और 7 से 7.5 पीएच है तो आपकी जमीन बेहद अच्छी जमीन है, उसमें सभी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपकी जमीन का पीएच ज्यादा है, 6.5 से 7 से 7.5 से ऊपर आपकी जमीन का पीएच है, तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जमीन में उपलब्ध तो होंगे लेकिन पौधे की उपलब्ध फॉर्म में कम हो जाएंगे। जितनी मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट पौधे को है, जमीन में रहने के बावजूद अधिक पीएच होने के कारण पौधे को उपलब्ध फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। इसी प्रकार यदि हमारा पीएच 6.5 से कम जाता है तो भी कुछ पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिनकी उपलब्धता वहां पर घट जाती है। तो इसलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आपको अपनी जमीन का पीएच अवश्य न्यूट्रल करने का प्रयास करना चाहिए। जिसके विभिन्न बिंदु है कि आप, यदि आपका पीएच बढ़ा हुआ है तो आप उसमें हरी खाद का प्रयोग करें, फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करें, जो भी आपका कंपोस्ट आप बना सकते हैं उसका आप कंपोस्ट बनाकर और जमीन में दोबारा से इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जमीन का पीएच अधिक ना हो। हमेशा 7 के इर्द गिर्द, 7 के इर्द गिर्द आपका पीएच घूमता रहे, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसी में आता है कि आपका पीएच अच्छा हो गया, लेकिन दूसरा कंटेंट इसी से संबंधित आता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का अर्थ है आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन इतना होना चाहिए जिसमें हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया है, जो उसमें डिकम्पोज होने के बाद पौधे को उपलब्ध फॉर्म में आपके पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। आपकी जमीन का एरिएशन कैसा है, वायु का संचार जमीन में कितना अच्छा है, ये सब निर्भर करता है ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर।
मैं भविष्य में फिर बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक कार्बन के डिटेल क्या क्या किस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आज हम यहाँ पर एक मैं कॉमन बात आपको बताता हूँ कि यदि ऑर्गेनिक कार्बन आपका OC आपकी जमीन में 0.5 से नीचे है तो इसका मतलब है आपकी जमीन में जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं वे सभी पौधे को उपलब्ध फॉर्म में इतने अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और यदि आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75 के बीच में है तो इसका मतलब है आपकी जमीन बेहद अच्छी, बेहद उपजाऊ है, उसकी मृदा संरचना बेहद अच्छी है। जो आपके पोषक तत्व जमीन में आप दोगे वे पौधे को आसानी से उपलब्ध होने की दशा में रहेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हुए, पहला pH, दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बैलेंस फर्टिलाइजर की। यदि मैं गन्ने के केस में बात करूं, जैसे हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई की बात कर रहे हैं, तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए एक यदि आपने मृदा जांच नहीं करा है तो एक स्टैंडर्ड कुछ एनालिसिस है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि गन्ने में 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। इतनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमें पौधे को देनी ही देनी है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हमने वैज्ञानिक स्तर से बताया है कि 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, लेकिन किसान यहां पर थोड़ा सा अंतर आता है किसान के स्तर पे। किसान नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करता है, फास्फोरस के रूप में DAP या SSP का इस्तेमाल करता है या NPK का इस्तेमाल करता है, और पोटास के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करता है। तो जो हमने मात्रा बताई 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। लेकिन किसान स्तर पर हम आ जाए, उसको यूरिया कितना लगाना है एक हेक्टेयर में, या मैं किसान के स्तर पर आता हूं, 1 एकड़ में उसको लगभग 130 किलोग्राम यूरिया पूरी फसल में लगाना है। बुआई से लेके और कटाई तक 130 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ उसको देना है। दूसरा DAP, कितना DAP लगाना है? 1 एकड़ में यदि 80 किलोग्राम फास्फोरस हमें पूर्ति करनी है तो उसे लगभग 70 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अब तीसरी बात आती है म्यूरेट ऑफ पोटास की, तो 1 एकड़ में उसको 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास इस्तेमाल करना है। अब मैं बिल्कुल ऐसे बिंदु पर आता हूं जो सीधे सीधे किसान के लिए कारगर सिद्ध होगा। यदि हम 5 बीघे का 1 एकड़ स्टैंडर्ड होता है, 12.5 बीघे का हेक्टेयर होता है, 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। अब किसान की भाषा पे मैं आता हूं, यदि किसान प्रति बीघे की बात करे तो 1 बीघे में पूरी फसल में लगभग 25 से 26 किलोग्राम यूरिया, 26 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से यूरिया, 14 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से DAP और 8 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास 1 बीघे के लिए बैलेंस फर्टिलाइजर के आधार पर यह रिकमेंडेड डोज है। अब इसको हमें प्रयोग कैसे करना है? पहला हमने यूरिया की बात करी, 26 किलोग्राम यूरिया, लेकिन मात्र 1/3 हमें यूरिया बुआई के समय देना चाहिए, 2/3 हमें खड़ी फसल में इस्तेमाल करना है, जो आपके 60 दिन और 120 दिन में हमको पूरी फसल में उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं इसमें भी एक छोटा सा परिवर्तन आपसे किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि केवल यूरिया पर ही हम सिद्धांत को पूरा ना करें, हम केवल बैलेंस फर्टिलाइजर की बात ना करें, हम करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। यूरिया एक केमिकल फॉर्म है, हम उसे केमिकल के रूप में, हम रासायनिक रूप में हम उसको दे रहे हैं, लेकिन इसके विकल्प अन्य भी है। यदि आप अपने खेतों में हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूरिया की मात्रा को घटा सकते हैं। यदि आप अपने खेतों में हरी खाद लगाते हैं तो आप 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति वहीं पर कर सकते हैं, तो आपको यूरिया की मात्रा वहां पर 40% यूरिया आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है, यदि आप यूरिया के अलावा दूसरा विकल्प के रूप में और हरी खाद के अलावा दूसरा विकल्प आप लेना चाहते हैं तो आप दूसरा विकल्प के रूप में आप आलू सहफसली के रूप में यदि लेते हैं, मात्रा वो कम दे पाएगा, 2 से 2.5% ही नाइट्रोजन देता है, लेकिन जो उसकी पत्तियां, फोलिएज है, उसका तना है, जो वो जमीन में डिकम्पोज होता है, तो वो भी लगभग 2 से 3% नाइट्रोजन आपके खेत में देता है। इससे भी एक अच्छा विकल्प हमारे पास है, जो हमारे बायो फर्टिलाइजर है, जैसे एसिटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ये ऐसे फर्टिलाइजर है जो हमारी जमीन में उपलब्ध हमारे नाइट्रोजन को वहां पर पौधे की उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधे को वहां पर नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। ये भी हमारी जमीन में
10 से 15% तक जो हम यूरिया लगाना है उसमें कटौती हम कर सकते हैं यदि हम उसमें एसिटोबैक्टर या एजिटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात की हमने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में यूरिया के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा है मुख्य रूप से हमारी बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस को हम किस रूप में देते हैं? फास्फोरस को हम डीएपी के रूप में देते हैं। यदि आप डीएपी के रूप में देते हैं तो उसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? आप उसमें दूसरा विकल्प गन्ने के केस में सबसे अच्छे परिणाम एसएसपी के रूप में आते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में। यदि आप 1 एकड़ में 200 किलोग्राम एसएसपी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको कैल्शियम और सल्फर एडिशनल मिल जाएगा। तो उसके रिजल्ट यदि हम तुलनात्मक देखें एनपीके, डीएपी और एसएसपी, तो एसएसपी की तुलना सबसे तुलनात्मक रूप से सबसे अच्छे रिजल्ट आपकी एसएसपी के द्वारा प्राप्त होंगे। तो इसलिए यदि आप उसमें एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी से भी अच्छे रिजल्ट आपको उसमें मिलेंगे। इसके साथ एक और आता है, ये हमने अभी तक केमिकल की बात की, रासायनिक की। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? जो इंटीग्रेटेड की पूर्ति करे। दूसरा विकल्प है पीएसबी, फॉस्फेट सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो हमारी जमीन में हम लगातार डीएपी, एनपीके का इस्तेमाल या एसएसपी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो वो हमारी जमीन में जो फास्फोरस बार बार वहां पर अनुपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, उसे ये पुनः पौधे को उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। तो यदि हम उस पर पीएसबी का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया का, तो उसके उपयोग करने से हमारी जमीन में हम 10 से 15% डीएपी को भी घटा सकते हैं। और इस प्रकार ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हमारा हो जाएगा कि हम कुछ जो पोषक तत्व है हम रासायनिक रूप से दे रहे हैं, कुछ पोषक तत्व हम जैविक रूप से उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा विकल्प ये था। तीसरा विकल्प है कि हमें जो पोटास का इस्तेमाल करना है तो हम उसमें डिकम्पोज्ड, जो हम पहले मैं पोटास की बात करता हूं कि यदि हमें पोटास लेना है तो मैंने अभी बताया था कि हम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, या किसान की भाषा में बात करूं तो 8 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि इसका भी हमें विकल्प तलाशना है तो इसके लिए हम डिकम्पोज जो हमारा प्रेसमड होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है या नेडअप कंपोस्ट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कुछ हद तक पोटास की पूर्ति करता है। इसलिए ये मुख्य जो पोषक तत्व थे जो हम संतुलित उर्वरकों के रूप में इसको प्रयोग करेंगे और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहेगी, हमारा जमीन का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और जो हमारे पोषक तत्व हमें आवश्यक है अपने गन्ने को बढ़वार के लिए, ये जो मैंने स्टैंडर्ड बताया 180 और 80 और 60, 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए सर्वोत्तम है। यदि आप मृदा जांच कराते हैं तो पहला सिद्धांत वो है, सबसे अच्छा वो है। लेकिन यदि आप जांच नहीं कराते हैं तो आप कम से कम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। और दूसरा, किसान भाई उस प्रथा को थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करें कि जैसे एक किसान के पास 5 बीघे का खेत है तो उसने एक स्टैंडर्ड बना रखा है 10 किलो बीघे की डीएपी, मतलब एक बैग डीएपी का ले जाके डालना है। ऐसा नहीं है, हर फसल की आवश्यकताएं अलग अलग है, उनकी उत्पादन देने की क्षमताएं अलग है और उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। 10 किलो बीघे की डीएपी आप गेहूं में लगा रहे हैं, 10 किलो बीघे की डीएपी आप धान में लगा रहे हैं, 10 किलो की बीघे की डीएपी आप गन्ने में लगा रहे हैं, जो पूरे लाइफ साइकिल में आपको वहां साल भर आपके खेत में खड़ा रहेगा। तो इसलिए उसे पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता है, तो उस पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि आप 10 किलो प्रति बीघे की डीएपी न लगा के 14 किलोग्राम प्रति बीघे की डीएपी का आप इस्तेमाल करेंगे तो फास्फोरस रेस्पॉन्सिबल है कल्ले देने के लिए, जमाव को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए यदि हम वहां पर फास्फोरस का ध्यान करेंगे कि हमने फास्फोरस की जितनी आवश्यकता है, डीएपी या में फास्फोरस और पोटास ये पूर्ण मात्रा बुआई के समय हमें डालनी है, और जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी 1/3 मात्रा बुआई के समय और 2/3 मात्रा खड़ी फसल में हमें इस्तेमाल करनी है, वो भी मई जून तक इस्तेमाल कर लेनी है। मानसून आने से पूर्व ही हमें वो इस्तेमाल कर लेनी है नाइट्रोजन की पूरी मात्रा। तो इसलिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग में तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो थे एक संतुलित उर्वरक। पहला मैंने फिर बताता हूं कि मृदा परीक्षण आप अवश्य कराएं, उसके आधार पर आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। अन्य यदि आपके खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी है तो पहला मेरा निवेदन है मृदा जांच आप करा लें, उसी के आधार पर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें, क्योंकि
बगैर आप जांच कराए कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं तो या तो आपका फिजियोलॉजिकल प्लांट हम पौधे की जो शरीर विज्ञान है उसको देखकर हम आकलन करेंगे कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी हो रही है, क्योंकि प्रत्येक पोषक तत्व अपना पौधे में एक अलग सिम्टम छोड़ता है, एक अलग सिम्टम वहां पे दिखाता है। तो यदि उस प्रकार के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं तो आप उनका प्रयोग करें, अन्यथा आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और इंटीग्रेटेड एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के आधार पर करेंगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आपके गन्ने की बढ़वार भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, ये जानकारी थी आपको पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।